हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। कंपनी लॉ के बाद में अगला जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें कि यहाँ पे अमेंडमेंट लेके आए हैं। हालांकि ध्यान दीजिएगा कि इसका जो स्टार्टिंग का पार्ट होगा वो अगर आप कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी रिलेवेंट है, और अगर आप सीएस प्रोफेशन के ओल्ड सिलेबस के ACLP एडवांस कंपनी लॉ प्रैक्टिस के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी ये क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। गॉट द पॉइंट। तो आगाज करते हैं आज के SBEC अमेंडमेंट्स के बारे में। सबसे पहली और सबसे अच्छी बात ये कि टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर क्यों? क्योंकि जो अमेंडमेंट्स यहां आपको प्रोवाइड किए गए हैं कुल मिला के 6 पेज में पूरे के पूरे अमेंडमेंट क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं। छोटे छोटे अमेंडमेंट जो है वो यहां पे आपको दिए गए हैं। क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं और क्या यहां पे बताया गया है, आज के इस क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस जो है वो करते हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं इस क्लास को शुरू करूं, आप सभी लोगों से तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, CS कार्ड इंडिया के मोटिवेशन को बढ़ाइएगा ताकि हमारा जो डेडिकेशन है वो बना रहे। हमें ये लगता रहे कि हम CS फ्रेटर्निटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, और CS कार्ड इंडिया ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया मेरे भाई, गलती कर रहे हो, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। द रीजन बीइंग कि सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अगर कहीं मिलती है तो वो है CS कार्ड इंडिया का ऐप। गॉट द पॉइंट। चलिए सर, बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं पहले अमेंडमेंट के बारे में। सर, पहला अमेंडमेंट जो कि है आपका अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनीज। अभी ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, अगर मैं एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस की बात करूं तो ये टाइप्स ऑफ कंपनीज में दिया गया है, लेकिन अगर आप एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस की बात करें तो टाइप्स ऑफ कंपनीज जो है ये आपको कंपनी लॉ के अंदर ही दे दिया गया है, राइट। और अगर मैं प्रोफेशनल वालों की बात करूं तो भाई साहब आपके लिए भी कहीं ना कहीं रिलेवेंट हो ही गया, तो आप भी जरूर इसको देख लीजिएगा, राइट। क्या कहता है भाई साहब, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, अगर मैं इस अमेंडमेंट के बारे में बात करूं तो ये वाला अमेंडमेंट जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। से क्यों ऐसा, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने स्पाइस प्लस वाला जो फॉर्म है जो कि INC 32 वाले फॉर्मेट में होता है, इसके बारे में हमको पता है, राइट। और साथ में हमको यह भी पता है कि सर एक और फंडा यहां पे दिया गया है जिसका नाम क्या दिया गया, अजाइल प्रो। गॉट द पॉइंट। जिसमें कि GST का रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद में ESIC या फिर जो प्रोफेशनल टैक्स वगैरह होता है उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीजें वहां पे दी हुई थी। बोले हाँ, लेकिन ध्यान से सुनिएगा सब, बोले अगर आप स्टेट ऑफ कर्नाटका की बात करते हैं तो स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये वाली डेट से इस बात को कंपलसरी कर दिया गया है कि स्पाइस के साथ में जो प्रोफेशनल टैक्स वाला फंडा होगा वो कंपलसरी है। बोले आर यू गेटिंग द पॉइंट। अगर मैं प्रोफेशनल टैक्स की बात करूं तो सर काइंड ऑफ ये स्टेट वाला मैटर आपका आ गया। गॉट द पॉइंट। तो स्टेट ऑफ कर्नाटका की बात अगर आप करेंगे तो वहां पे ये वाली चीज को कंपलसरी कर दिया गया है। बस इतना ही छोटा सा अमेंडमेंट है जिसमें एग्जाम में क्या ही पूछा जाएगा सर, इसके ऊपर एग्जाम में आपको सवाल नहीं आने वाला है, ये कंफर्म है। गॉट द पॉइंट। लेकिन अगर मैं इसके बाद अगले अमेंडमेंट के बारे में बात करूं तो भाई साहब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ये एग्जाम में पक्का आ सकता है। से क्या दिया गया इसके अंदर, इसमें आपको एक यहां पे रूल जो है नया ऐड कर दिया इन कॉर्पोरेशन रूल्स के अंदर, और नंबर दिया गया इसको क्या, 9A। सर अगर मैं पहले की बात करूं तो यह हमको पता है कि अगर आपको कंपनी के लिए नाम चाहिए, एक नाम से आप कंपनी बना रहे हैं तो उसके लिए बोले उसके लिए स्पाइस प्लस वाला जो फॉर्म है उसका पार्ट A आपको फिल करना पड़ता है। गॉट द पॉइंट। और फिर अगर आपको इनकॉर्पोरेशन करना होगा तो बोले उसके लिए आपको क्या करना होता है, पार्ट B जो होता है उसको फिल करके ROC के पास में फाइल करना पड़ता है। बोले हाँ, ध्यान से सुनिए सर, अगर आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी हैं तो पार्ट A के तुरंत बाद में आप पार्ट B जो है उसको फाइल कर सकते हैं, अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, कल कर देना, परसों कर देना, नरसों कर देना, 10 दिन के बाद कर देना, 20 डेज में कर देना। सर हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली हमारे पास में जो टाइम होता है वो कितने दिनों का होता है, सब बोले 20 डेज का टाइम जो है वो बोले हमारे पास में रहता है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है सर बिकॉज ऑफ एनी रीजन
जैसे मेनली अगर बात करें सर, कोरोना का जो टाइम चल रहा था, लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा था, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, या फिर बीच में काफी बार सुनने को आया सर वैक्सीन भी आ गई, उसके बावजूद लॉकडाउन वगैरह अनाउंस किए जा रहे थे। हो सकता है कि शायद टाइम पे फाइलिंग वगैरह जो है वो ना हो पाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ध्यान से सुनिए यहां पे क्या कहा। अगर मैं प्राइमा फेसी बात करूं तो आपके पास में 20 डेज का टाइम है। 20 डेज के अंदर अब पार्ट बी जो है विच इज फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये वाले फॉर्म को बोले आरओसी के पास में आपको क्या करना है, फाइल करना है। लेकिन अब क्या कहा गया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि इसके पहले की 20 डेज आपके खत्म हो, जैसे मान लीजिए 19th वाला डे जो है वो आपका आया, उस दिन आपको ये समझ में आ गया ना भाई साहब अब ये पॉसिबल ना है, बोले कल की कल तो कंपनी ना बन सके, ऐसा आपको लग रहा है। गॉट द पॉइंट? तो भाई साहब आप अगर चाहो तो यहां और 20 डेज का टाइम ले सकते हैं। पढ़ने वाला काम बाद में करेंगे, पहले जो समझा रहा हूं वो समझ लीजिए। या फिर एक काम करता हूं, यही वाली चीज को मैं आपको यहां चार्ट बना के समझा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना जाए। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला मैंने आपको। मैंने कहा मान लीजिए एक इंसान जिसका नाम है चुन्नीलाल, एक इंसान जिसका नाम क्या है, चुन्नीलाल। सर ये बंदा जाता है सबसे पहले आरओसी के पास में, और आरओसी के पास जाके ये बंदा पार्ट ए जो है किसका, स्पाइस प्लस वाला जो फॉर्म है वो बोले फाइल करता है नाम रिजर्व करवाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके आरओसी ने उसी टाइम पे आपको नाम क्या कर दिया होगा, अलॉट कर दिया होगा। अलॉटमेंट ऑफ नेम जो है वो हो गया होगा, बोले हाँ सर। अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपको नाम अलॉट किया गया है इसके बाद में आपके पास में 20 डेज है भाई साहब। कितने दिन आपके पास में, 20 डेज हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे पार्ट बी जो है वो बोले आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा, जो कि किसके बारे में है, इनकॉर्पोरेशन के बारे में। लेकिन इसके पहले कि ये 20 डेज आपके कंप्लीट होते हैं, आपको ये समझ में आ गया कि भाई साहब या तो लॉकडाउन अनाउंस हो चुका है या तो मेरी खुद की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो चुकी है, एनी रीजन। ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया कि किस वजह से आप ये वाला काम नहीं कर पा रहे हो, दिए गए नाम के साथ में इनकॉर्पोरेशन नहीं कर पा रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा, बोले गॉट द पॉइंट? तो कहा गया कोई बात नहीं, आप एक काम कर सकते हो कि आप जो ये पीरियड है ना इसको बोले और 20 डेज तक बढ़ा सकते हो, प्लस 20 डेज। गॉट द पॉइंट? लेकिन साहब एक बात ध्यान रखना, बोले क्या, अगर ऐसा कर रहे होंगे तो इसके लिए आपको 1000 रुपए की एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। मतलब नाम को लेने के लिए यहां ऑलरेडी आपने फीस जो है उसको पे किया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आप एक्सटेंशन ऑफ पीरियड चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो 20 दिन खत्म होने के पहले आरओसी को बताना पड़ेगा कि सर देखिए नहीं हो पा रहा सर, मेरे डॉक्यूमेंट नहीं बने सर, मेमोरेंडम अभी तक बनना बाकी है, आर्टिकल अभी तक बनना बाकी है, और सर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं मिला है। मैं ये चाहता हूं कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस जो पहले से रहना चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम और चाहिए सर। गॉट द पॉइंट? तो आपको और टाइम यहां पे मिल सकता है एडिशनल 20 डेज का। सर अगर मैं यहां देखने की बात करूं, तो यहां बोला गया है 40 डेज। दिख रहा है आपको, ये कितना बोला गया है, 40 डेज। लेकिन सर ये 40 डेज कहां से काउंट हो रहे हैं, सर ये 40 डेज आपके काउंट हो रहे हैं यहां से लेके यहां तक। गॉट द पॉइंट? मैंने क्या बोल दिया, एडिशनल 20 डेज। बात तो एक ही सर, कान को ऐसा पकड़िए या फिर ऐसा घुमा के पकड़िए, हाथ में क्या आएगा, कान आएगा। गॉट द पॉइंट? तो आप एडिशनल 20 डेज बोल दीजिए, और या फिर जिस दिन आपको नाम मिला था फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल आप 40 डेज बोल दीजिए, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। अच्छा फिर उसके बाद में सर लेकिन सर सॉरी, मेरे को ना ऐसा समझ में आया कि मैं ये 20 डेज में भी नहीं कर पाएगा सर। ठीक है, मेरे को 39th डे पे, 38th डे पे, 35th डे पे, बराबर है, सेकेंड वाला जो पीरियड मैंने 20 डेज का यहां पे देखे आया, राइट सर। बोले मुझे ना इस टाइम पीरियड के बीच में समझ में आया कि ये टाइम पे भी ना हो सके भाई साहब, इसमें भी करना पॉसिबल नहीं है, और आप क्या करना चाहते हैं, आप इसको और एक्सटेंड करना चाहते हैं।
गॉट द पॉइंट? तो कहा गया ठीक है, इसको और 20 डेज के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सॉरी, इस बार सिर्फ 1000 रुपए देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको यहां पे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 2000 रुपीज पे करना पड़ेगा। मतलब पहले वाले 1000 और यहां पे 1000, ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। दोनों, पहले वाले 1000 जो तो आप पे कर चुके हो, उसके बेसिस पे आपको 20 डेज मिल गए थे, बराबर है, वो तो आपने कर दिया था, लेकिन अब आपने वापस से क्या बोला? नहीं सर, मुझे और 20 डेज का टाइम जो है वो चाहिए। गॉट द पॉइंट? अगर आपका ऐसा कहना है तो आपको 2000 रुपए और पे करना पड़ेगा टाइम का एक्सटेंशन मांगने के लिए। ये समझा? सर अगर मैं नोट्स में देखने की बात करूं तो क्या कहा गया कि आपको इस टाइम पीरियड में समझ में आया कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहां से लेके यहां तक अगर मैं बात करूं तो कितने डेज का एक्सटेंशन हो गया भाई साहब? 60 डेज का एक्सटेंशन जो है वो मिल जाएगा। और यहां कितने का था सर? यहां पे 40 डेज का था। ये समझ में आया भाई साहब? लेकिन ध्यान से, अप्लाई आप कब कर रहे हैं? सर अप्लाई मैं कर रहा हूं ये वाले टाइम पीरियड के बीच में। अगर आपने अप्लाई 60 डेज के लिए, अगर आपने जो अप्लाई किया है वो ये वाले टाइम पीरियड के बीच में किया, तो आपको 2000 रुपए ही पे करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? लेकिन ध्यान से, सर मुझे ना कलर चेंज कर देता हूं, मुझे ये वाले टाइम पीरियड में ही समझ आ गया था, पहले 20 डेज में ही मुझे समझ आ गया था कि मैं ये काम ना कर पाऊं, पहले 20 डेज में ही समझ आ गया था। गॉट द पॉइंट? तो भाई साहब आप अगर चाहो तो 60 डेज का एक्सटेंशन जो है वो ये 20 डेज में भी आप मांग सकते हैं। मतलब पहले ही समझ आ गया आपको, सर 20 दिन में भी ना हो पाएगा, 40 दिन में भी ना हो पाएगा, 50-55 दिन लगेंगे बोले मेरे को, तो मेरे को पहले से ही 40 से ज्यादा दिन चाहिए, ये आपने पहले डिसाइड कर ली, ठीक है। तो क्या कहा गया भाई साहब, आप यहां से लेके यहां तक का एक्सटेंशन ले सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली 60 डेज। गॉट द पॉइंट? और उसके लिए फीस कितना पे करना पड़ेगा? सर दोनों को ऐड कर दो, 1000 और 2000 दोनों मिला के कितने हो गए? 3000 रुपए। अगर दोनों को मिला के बात करेंगे तो 3000 रुपए की फीस जो है वो आपको यहां पे पे करनी पड़ेगी, और आप यहां पे आराम से एक्सटेंड उसको कर सकते हैं। ये समझा? चलिए एक बार नोट्स में से देख लेते हैं भाई सब क्या कहता है, और बहुत ही प्यार से इत्मीनान से समझ के पढ़ते हैं, ध्यान से। सब बोले एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम इन सर्टेन केसेस। क्या कहता है भाई साहब? अपॉन द पेमेंट ऑफ फीस प्रोवाइडेड बिलो थ्रू द वेब सर्विस अवेलेबल एट दिस, मतलब यही वाली वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जहां पे आपने नाम अवेलेबल करवाया था। द आरओसी शेल एक्सटेंड अ पीरियड ऑफ अ नेम रिजर्व्ड, जो कि आपने रूल नंबर 9 के हिसाब से रिजर्व करवाया था, बाय यूजिंग द वेब सर्विस स्पाइस प्लस, ठीक है, अप टू, मतलब नाम रिजर्व करवाने के लिए भी आपने स्पाइस प्लस का यूज किया था, बोले हाँ इसके लिए भी वही यूज करना है। गॉट द पॉइंट? लेकिन ध्यान से, कितने के लिए कर सकते हैं? सब बोले सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास 40 डेज, लेकिन बहुत ध्यान से गौर फरमा के फिर देखिएगा भाई साहब, वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या कहता है? फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, जिस दिन पहली बार आपको नाम का रिजर्वेशन मिला था वहां से लेके 40 डेज, मतलब 20 + 20। Got it? On the payment of ₹1000 made before expiry of 20 days. मतलब अगर रिन्यूअल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या 20 दिन खत्म होने का वेट कर सकते हैं क्या? आपने सोचा अभी नहीं, मैं 21वें दिन अप्लाई करूंगा, ना भाई साहब, अगर 21वें दिन अप्लाई करने जाओगे नया एप्लीकेशन देना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस वापस से करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? अगर 10वें दिन आपने बोला नहीं 20 दिन में काम नहीं होने वाला, चलो बोले अप्लाई करते हैं, 40 डेज का टाइम लेते हैं, कर सकते हैं। गॉट इट? या फिर दूसरा सब बोले 60 डेज, कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, जब पहली बार अप्रूवल मिला था वहां से लेके 60 दिन, ठीक है, उसके लिए 2000 रुपए पे करना पड़ेगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ 40 डेज। ये ध्यान से, यहां पे बोला था बिफोर एक्सपायरी ऑफ 20 डेज, यहां पे क्या बोल रहे हैं? बिफोर एक्सपायरी ऑफ 40 डेज। ये समझ में आया क्या भाई साहब? अगर 40 डेज पे, मतलब सर 35वें दिन मुझे समझ में आया कि ना भाई 40 दिन में भी काम ना बने, तो 60 डेज का टाइम आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2000 रुपए और पे करना पड़ेगा।
यानी कि पहले 1000 रुपए तो पे कर ही दिया था, अब 2000 रुपए और पे करना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, सो बोले 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑन द पेमेंट ऑफ फीस ऑफ 3000 बिफोर एक्सपायरी ऑफ 20 डेज। ये स्टार्टिंग वाले 20 डेज। अंडरस्टूड द पॉइंट। ये बोले आपको यहां पे करना है। फर्दर द आरओसी शैल हैव द पावर टू कैंसिल द रिजर्व्ड नेम। वो तो सिंपल सी बात है, जो नाम आपको दिया गया है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है अगर आरओसी चाहे तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया क्या भाई साहब? ध्यान से दोबारा देख लीजिए, इसको मैं रेप्लिका बना लेता हूं और इसी बात को आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं। ठीक है, दो चीजें बना के दे रहा हूं, दोनों का मतलब जो है वो सेम रहेगा। यहां पे क्या हुआ, सब बोले नाम का अप्रूवल जो है ना वो बोले मुझे यहां पे मिल गए, ये रहा सर नेम अप्रूवल। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। फिर कहा गया कि आप बात कर सकते हैं अबाउट एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ नेम रिजर्वेशन। गॉट द पॉइंट? मतलब दिए गए नाम से कंपनी बनाने का जो प्रोसेस रहेगा उसके लिए एक्सटेंशन आप मांग सकते हैं। कितना मांग सकते हैं साहब? सर यहां से एक तो बोला गया 40 डेज और यहां से दूसरा बोला गया 60 डेज। गॉट इट? एक पॉइंट जो है वो कहता है 60 डेज, फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जो आपका एरो चालू हो रहा है वो वहीं से हो रहा है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फीस ₹3000, 3000 का फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पे सब बोले 40 डेज और इसके लिए फीस कितना पे करना पड़ेगा, फीस बोले इसके लिए पे करना पड़ेगा आपको 1000, 1000 रुपए का फीस जो है वो बोले आपको यहां पे करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ये ऐसा हो सकता है। बोले ठीक है साहब। अब 40 डेज के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो बोले 40 डेज कहां जाके कंप्लीट हो रहा है, सब बोले यहां कंप्लीट हो रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब ये ध्यान से सुनो, क्या सब बोले अगर आपको यहां समझ में आया 39th वाले डे पे, या फिर यहां आपको समझ में आया ये वाले डेट पे, या फिर यहां आपको समझ में आया ये वाले डेट पे, मतलब बिफोर 40 डेज, 40 दिन खत्म हो उसके पहले आपको समझ में आया कि ना भाई साहब यहां तो बात ना बनने वाली, तो आप क्या कर सकते हो, आप बोले इस पीरियड को एक्सटेंड करवा सकते हो फर्दर 20 डेज के लिए। गॉट द पॉइंट? एडिशनल 20 डेज, और इसके लिए फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, फीस बोले आपको पे करनी पड़ेगी ₹2000। गॉट द पॉइंट? सर इसका अगर मैं अल्टीमेट यहां पे लेके जाऊं तो क्या कहा गया है, सर बोले कुल मिला के 60 डेज का ही टाइम है बोले आपके पास। चाहे वैसे घूम के आ जाओ तो 60 दिन है, वैसे घूम के आ जाओ तो भी 60 दिन है। ये समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। चलिए भाई साहब, इसके अलावा और कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला अगर देखेंगे सेक्शन नंबर 54, सर बोले सेक्शन नंबर 54 ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट बोला भाई साहब, यहां पे 2013 नहीं बोला है। पता लगा सेक्शन 54 कहां चले गए, बोले स्वेट इक्विटी शेयर्स का होगा। नहीं 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 नहीं, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में जो पॉइंट नंबर 15 दिया गया है उसे कहा गया सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, जिसकी वजह से चेंज कहां पे हो रहा है, सब बोले कंपनीज एक्ट 2013 जो है ना उसके सेक्शन 392 में चेंज हो रहा है। सर ये सेक्शन 392 किसके बारे में बात करता है, सर फॉरेन कंपनी के बारे में बात करता है। याद कीजिए सेक्शन 379, फिर वो बोलता है कि आपको सेक्शन नंबर 379 के हिसाब से सेक्शन 380 से लेकर 386 तक कंप्लाई करना पड़ेगा और 392 एंड 93 भी कंप्लाई करना होगा। गॉट द पॉइंट? सर क्या किया गया, सर वहां पे ना डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया। इसका मतलब क्या होता है भाई साहब, सर बोले अगर पहले इस चीज को लेके कोई कांड हुआ था या होता था तो उसके लिए इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन रहता था। अब क्या कह दिया, ना भाई साहब इंप्रिजनमेंट ना होने वाली, बस फाइन से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। अगर बोले आप सेक्शन नंबर 392 पहले की बात करते हैं और अगर बोले आप सेक्शन नंबर 392 अब की बात करते हैं, अगर सेक्शन नंबर 392 पहले की बात करते हैं और अब की बात करते हैं तो सर एक ही फर्क है। क्या? ये लाइन हटा दो सर,
ये हटा दो सर, ये देख लो आप। इंप्रिजनमेंट वाले सर, इंप्रिजनमेंट हट गया तो फिर ये भी हटा दो, विथ बोथ वाला। अगर इंप्रिजनमेंट का पॉइंट जो है अगर वो यहां से हटा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो बोथ वाला पॉइंट है इसको भी आप क्या कर दो, इसको भी रिमूव कर दो, इसका भी बोले कोई काम नहीं है वहां पे। गॉट द पॉइंट। और फिर उसके बाद में आपको ये प्रोविजन दिया गया जो बाकी पूरा कॉपी पेस्ट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पैनिक करते हो, पहले इतना सारा लिखा हुआ था, अब बोले उसको पूरे को भूलना पड़ेगा और इतना सारा और पढ़ना पड़ेगा। नहीं रे बेटा, थोड़ा सा गौर फरमाइए वहां पे। अगर देखोगे तो आपको मिलेगा कि ये वाला कंटेंट और ये वाला कंटेंट कॉपी पेस्ट है, सेम टू सेम। कितना फर्क है, जितना मैंने ऊपर वाले में कट किया है सिर्फ उतना फर्क, उसके अलावा कुछ नहीं। जितना मैंने ऊपर वाले में कट किया है उसको छोड़ के बाकी पूरा का पूरा सेम है भाई साहब, कोई फर्क नहीं है। देख लीजिए आप, दिखाऊं क्या, ये देखिए, यहां पे भी बोला नॉट लेस देन 1 लाख, यहां पे भी बोला नॉट लेस देन 1 लाख। गॉट द पॉइंट। यहां पे लिखा कि विच में एक्सटेंड अप टू 3 लाख, यहां पे भी लिखा विच में एक्सटेंड अप टू 3 लाख। फिर एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस एडिशनल फाइन जो कि 50,000 फॉर एवरी डे, 50,000 फॉर एवरी डे, ठीक है। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द फॉरेन कंपनी हुज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन जो कि 25,000 कम से कम का रहेगा और मैक्सिमम 5 लाख। 25,000 कम से कम, मैक्सिमम 5 लाख। इंप्रिजनमेंट का जो पॉइंट था ना, सिर्फ वो हटा दिया, सिर्फ इंप्रिजनमेंट का जो पॉइंट था ना वो हटा दिया, बाकी और कुछ भी नहीं, बाकी पूरा सेम टू सेम। गॉट इट। चलिए भाई साहब, फिर उसके बाद में ये तो ठीक है, जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अगला आता है भाई साहब लेसन नंबर 7, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द NGO। हालांकि इस पे भी ध्यान दीजिएगा, क्या सर, ना तो आपको ये वाले सवाल पे कोई नहीं, ये वाले पॉइंट पे कोई सवाल आने वाला, पेनल्टीज नहीं पूछने वाले आपको यहाँ पे उठा के, ठीक है। किस्मत खराब रही तो अलग बात है, बट 99% सवाल नहीं आने वाला, और ना ही इस पे आने वाला है। क्यों सर, इसमें भी उसी की बात की गई है, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द ऑफेंस। सर इसमें क्या कहा गया, देखिएगा ध्यान से। यहां पे सर, यहां पे जो एक पॉइंट था इंप्रिजनमेंट वाला, ये रहा, ये कट कर दो, ठीक है। और विथ बोथ ये भी कट कर दो, दैट्स इट। बाकी देखिए पूरा सेम है, 10 लाख 10 लाख, 1 करोड़ 1 करोड़। फिर उसके बाद में यहां पे अगर आप देखोगे 25,000 तो बोले 25,000, 25 लाख तो बोले 25 लाख। सर सेक्शन 8 कंपनी की बात कर रहा है सर, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के हिसाब से अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो सेक्शन नंबर 3 किसका भाई साहब, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 की बात कर रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 की बात नहीं कर रहा। उसके जरिए कंपनीज एक्ट 2013 में क्या किया गया, सेक्शन नंबर 8 क्लॉज नंबर 11 में चेंज लाया गया। और क्या चेंज लाया गया, इंप्रिजनमेंट का जो पॉइंट है ना वो बोले वहां से हटा, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया जा रहा, सिर्फ इतना ही काम वहां पे किया गया। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। चलिए ये हो गया। फिर उसके बाद में लेट्स मूव अहेड, लेसन नंबर 9। सर ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको बिल्कुल आ सकता है, स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। सर दिस इज अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट अमेंडमेंट रूल्स 2020, जो कि ये वाली डेट को एप्लीकेबल हुआ है, बराबर है। सर इसमें क्या चेंज किया गया होगा, ध्यान से सुनिएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। क्या सर, सेक्शन नंबर 73 जो है वो बात करता है कि आप अगर चाहें, मतलब कंपनी अगर चाहे तो वो अपने मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती। मेंबर्स से क्या ले सकती है, बोले सर, बोले मेंबर्स से ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती। गॉट द पॉइंट। लेकिन एक सेकेंड, क्या कहा गया, सब बोले डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन कहा गया है कि आपको सेक्शन नंबर 73 सब सेक्शन 2 में कंडीशंस दी गई है। गॉट इट। तो वो कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। यू नीड टू कंप्लाई दोस कंडीशंस। लेकिन ये ध्यान से सुनिएगा, सर बोले कुछ कंपनीज से कहा गया है कि ना, आपको ये कंडीशंस को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर आप मेंबर से डिपॉजिट ले रहे होंगे तो।
उनमें से एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? सर बोले नाम है स्टार्टअप कंपनी। सर कौन सी कंपनी? स्टार्टअप। सर ये कौन सी कंपनी होती? अरे ऐसी कंपनी जिसमें इनोवेशन होता है, ऐसी कंपनी जिसने अपने आप को DPIIT के पास में क्या करवाया होगा? रजिस्टर करवाया होगा। गॉट द पॉइंट। और इनोवेशन का उसका जो काम है वो होगा। और दूसरी बात ये क्या है? प्राइवेट कंपनी। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप में काम करती है। पहले बोला गया था कि आप अपने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से अगले 5 साल तक, फॉर 5 ईयर्स, पहले ऐसा बोला गया था कि अगर स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी अपने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से अगले 5 साल तक अगर मेंबर्स से डिपॉजिट लेती है तो ये कंडीशंस को बोले कंप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट ना है, ऐसा बोला गया था। उसको चेंज कर दिया। क्या कहा गया? जो 5 साल है उसको कर दो बोले 10 साल। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। मतलब अब जो स्टार्टअप कंपनी सिर्फ 5 साल तक ही बिना कंडीशंस को कंप्लाई करे मेंबर्स से डिपॉजिट ले सकती थी, अब वही काम 10 इयर्स तक कर सकती है साहब। वही सेम काम जो है 10 साल तक कर सकती है। बोले सोने पे सुहागा, बहुत ही बढ़िया। देखिए यहां पे जरा एक बार क्या कहता है। नहीं, ये वाला बात का हो गया। हाँ ये रहा, ये देखिए सर, अमेंडेड रूल नंबर दिस कंपनी एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट रूल्स प्रोवाइडेड दैट एन अमाउंट ऑफ ₹25 lakh or more received by the startup company by way of convertible note, convertible into equity share or repayable with the period not exceeding 10 years। यहां पे पहले कितना था? 5 साल। From the date of incorporation, from the date of issue in a single tranche from a person won't be considered as a deposit। उसको बोले क्या नहीं माना जाएगा? उसको बोले डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, जब से आपने इस डिपॉजिट को क्या किया होगा? इश्यू किया होगा तब से। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। और जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो ये वाला है। दोनों पॉइंट दोबारा करते एक बार। जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। पहले वाला जो पॉइंट है ना, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये वाला मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। क्या बोलता है सर? सब बोले अगर मैं रूल नंबर 21C के हिसाब से बात करूं और अगर मैं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बात करूं तो इसमें बोले डिसाइड किया गया है कि डिपॉजिट किसे कहा जाए और डिपॉजिट किसको कहा जाएगा उसके बारे में एक ही लाइन वहां पे लिखी हुई है, लेकिन किसको डिपॉजिट नहीं कहा जाएगा ये लंबा पैराग्राफ दिया गया सर। और वो लंबे पैराग्राफ में से एक पॉइंट आता है 17 वाला। कौन से वाला आता है? 17 वाला, जो किसकी बात करता है? सब बोले बात करता है अबाउट द स्टार्टअप कंपनी। गॉट द पॉइंट? और सब वहां पे क्या बोला हुआ था ये ध्यान से सुनिएगा। सब बोले कहा हुआ था कि अगर आपकी कंपनी एक स्टार्टअप कंपनी है, गॉट द पॉइंट, और वो क्या करती है? सब बोले अगर वो 25 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव करती है, अगर वो 25 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव करती है बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट। सर कन्वर्टेबल नोट मतलब जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, तो उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा 5 साल तक। गॉट द पॉइंट? तो जहां पे 5 ईयर लिखा हुआ था वहां पे कितना कर दिया? 10 साल। मतलब अगर मैच्योरिटी पीरियड ऐसे कन्वर्टेबल नोट्स का 10 साल का रहता है तो चलेगा, उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, उसे कन्वर्टेबल नोट्स ही माना जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। और दूसरे वाला जो मैंने आपको यहां पे बताया वो क्या कहता है वैसा? ध्यान से, मैक्सिमम लिमिट in respect of deposit to be accepted from the member is not applicable to a private company which is a startup for 10 years। पहले कितना था? 5 साल था, from the date of its incorporation। Got the point? यानी कि स्टार्टअप जो है वो कितना भी डिपॉजिट ले सकती है और सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 2 की कंडीशन जो है वो बोले आपको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं। Got the point? Done। अगला पॉइंट भाई साहब, लेसन नंबर 21 पार्ट नंबर सी के अंदर एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। क्यों सर? ये टेम्परेरी वाला है सर, कुछ टाइम के लिए बोला गया है एंड दिस इज ड्यू टू कोविड। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि आईसीएसआई के बारे में सर कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी कहीं से भी सवाल जो उसको उठा के पूछ सकते हैं। सर यहां पे बात की गई है किसके बारे में? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में। सर ये क्या होता है? हमने वैसे पहले पढ़ा हुआ है कि अगर आपका कोई कंपनी है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट
अगर बोले वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया जाता है, जिसमें कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास में केस फाइल किया जाएगा। गॉट द पॉइंट। और प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी ध्यान से सुनो। सब बोले सवाल आया, एक बात बताओ, बोले आपको पता ही होगा कि अगर मैं मार्च 2020 की बात करूं तो 22 मार्च का वो पहला मनहूस दिन था जब बोले लॉकडाउन लगा था। 22 मार्च जो है वो पहला दिन था जब क्या था, जब बोले लॉकडाउन जो है वो लगा था। गॉट द पॉइंट। बोले ठीक है साहब। और उसके बाद में अगर आप बात करोगे तो सर इवन अभी तक भी अगर देखा जाए तो चल ही रहा है। सब बोले कभी कोविड की वेव जो है वो वापस से आ गई तो फिर से क्या करना पड़ेगा, लॉकडाउन जो है वो लगाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या अगर हमने पैसा नहीं पे कर पाए, किसने, आपकी जो कंपनीज वगैरह हैं, कॉर्पोरेट्स वगैरह जो है, अगर उन्होंने पैसा पे नहीं कर पाए तो क्या ऐसे केस में आप ये कर दोगे क्या, इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस चालू कर दोगे क्या? उससे काम ही नहीं हो पाया ना भाई साहब। अगर मैं मार्च से लेके अभी तक के बारे में बात करूं तो क्या काम हो पाया है क्या? सर काम ही नहीं हो पाया ढंग तरीके से। कैसे मैं क्रेडिटर्स का पैसा जो उसको चुका दूंगा, नहीं चुका पाऊंगा। गॉट द पॉइंट। तो क्या कहा गया, अगर ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग बाय अनदर 3 months। 3 महीने का टाइम जो है वो और दे दिया कि आपके अगेंस्ट में क्या नहीं किया जाएगा, इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू नहीं की जाएगी। ठीक है। सब बोले इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर, जो कि सेक्शन 10A के हिसाब से किसके पास में है, गवर्नमेंट के पास में। सर यहां गवर्नमेंट का मतलब क्या है, MCA डिपार्टमेंट। गॉट द पॉइंट। आपको बोले 3 महीने का और टाइम दिया जा रहा है, कौन सी डेट से, ये वाली डेट से, 25 दिसंबर से लेके 3 महीने। अगर मैं नॉर्मली यहां पे बात करूं तो कब तक की बात आ गई यहां पे, 25 मार्च। ठीक है। आपकी कंपनी को ये वाली डेट तक, यानी कि 25 मार्च 2021 तक क्या नहीं किया जाएगा, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। सर क्यों ऐसा चल रहा है? सर काम क्या बताएं, कभी लॉकडाउन है, कभी काम नहीं हो रहा है, कभी मजदूर नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारे पंगे सर बिकॉज ऑफ कोविड, राइट। ठीक है। अभी ढंग से सुनिएगा यहाँ पे, ये तो ठीक है आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, सब बोले इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2020, कोड में भी अमेंडमेंट ला दिया गया, उसमें भी लगभग सेम बात बोलेगी। क्या कहता है भाई साहब, सेक्शन नंबर 10A के हिसाब से अगर आप देखेंगे, मतलब एक सेक्शन यहां ऐड कर दिया गया, सेक्शन नंबर 10A कहां गया, ये रहा, वही वाला पॉइंट है जिसमें गवर्नमेंट को पावर दे दी गई। क्या कहता है भाई साहब, सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ CIRP, मतलब अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट में CIRP को इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा रहा था तो उसको सस्पेंड करने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में दे दिया गया। क्या कहता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 7, 9 और 10, मतलब 7 में, 9 में और 10 में क्रेडिटर के पास में पावर है कि वो किसी कंपनी जिसने की पैसा हमसे उधार लिया था उसके अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो बोले शुरू कर सकता है। गॉट द पॉइंट। अब क्या कहता है, नो एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP ऑफ द कॉर्पोरेटर शैल बी फाइल्ड फॉर एनी डिफॉल्ट अराइजिंग ऑन और आफ्टर दिस डेट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year फ्रॉम सच डेट एज में बी नोटिफाइड इन दिस बिहाफ। और नोटिफाई कहां कर दिया भाई साहब, ये ऊपर कर दिया, डेट बता दी, ये तारीख तक, कौन सी तारीख, 25 मार्च 2021 तक किसी भी कंपनी के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस जो है वो बोले शुरू नहीं किया जा सकता। उसके बाद करना होगा, बता देंगे, बोले गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे देगी। कब देगी, 25 मार्च को। 25 मार्च को नोटिफाई कर देगी कि और एक्सटेंड कर रही है या आज के बाद में शुरू कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन शैल एवर बी फाइल्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP ऑफ द कॉर्पोरेटर फॉर द सेड डिफॉल्ट ऑकरिंग ड्यूरिंग द सेड पीरियड। ये डेट यहां पे बता दी, ये देखिए, ये रहा, सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं। 25 मार्च 2021 तक, यहां से लेकर 25 मार्च 2021 तक 1 साल का टाइम पीरियड यहां पे दे दिया। ये टाइम पीरियड में कोई भी क्रेडिटर किसी भी कॉर्पोरेट डेटर, मतलब कंपनी के अगेंस्ट में, कौन सी कंपनी, जिसने की क्रेडिटर से पैसा उधार लिया था, उसके अगेंस्ट में
कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की जो एप्लीकेशन है उसको इनिशिएट नहीं कर सकता। गॉट द पॉइंट? डन। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन नंबर 66 सब सेक्शन 3, ये क्या कहता है? नो एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड बाय द प्रोफेशनल, आरपी जो रहेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो कि क्या करता है, कंपनी के इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान, उसकी जो एप्लीकेशन है वो एनसीएलटी के पास में फाइल करता है। ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिफॉल्ट अगेंस्ट विच द इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी इज सस्पेंडेड, ये नहीं कर सकते बोले आप। जिस कंपनी के अगेंस्ट में सीआईआरपी प्रोसेस करने को सस्पेंड किया गया है, आप बोले उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन जो है एनसीएलटी में नहीं डाल सकते। गॉट द पॉइंट? सर ये अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डेट याद रखिएगा, कब तक के लिए बोला गया था? सब बोले ये कहा गया टिल 25 ऑफ मार्च 2021 तक। अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उस कंपनी के इंसॉल्वेंसी के लिए आप क्या नहीं कर सकते, आप एनसीएलटी के पास में एप्लीकेशन जो है वो नहीं दे सकते। इज दिस पॉइंट क्लियर? दैट्स इट भाई सर। तो यहां आपकी कहानी जो है वो होती पूरी। सर ये आया ना नया पेज? अरे नहीं, वो तो ऐसे ही है। अगर पेज खत्म हो गया तो उसको मैं अगर आगे करता हूं तो यही वाला पेज वापस से आ जाएगा। ठीक है, डन। तो दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट द एसबीईसी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज ऑल अबाउट द एसबीईसी। तो पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आराम से 6 पेज के अंदर आपको 7-8 पेज के अंदर 8 पेज के अंदर सारी की सारी चीजें जो है वो आपको दे दी गई हैं, समझा मैंने दी। डिस्क्रिप्शन में यही वाले नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, इसका लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ये चीज को नोट करना होगा तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर नोट करना है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। डन। और ये वाला करना है तो ये वाला भी देख लीजिए आप। पहले ये, फिर उसके बाद में ये अगले वाला। डन। चलिए भाई साहब, सो फाइनली यहाँ पे एसबीसी का अमेंडमेंट जो है वो होता है कंप्लीट। कंपनी लॉ का हम ऑलरेडी डाल चुके हैं और बहुत जल्द आपके लिए हम अगले अमेंडमेंट जो हैं वो लेकर आते हैं। राइट? वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया होगा तो प्लीज़ मत भूलिएगा लाइक करना, मोटिवेशन मिलता है। और जिनको तकलीफ हुई कि अरे हमसे पहले इसने कैसे डाल दिया, तकलीफ अगर हो रही होगी डिसलाइक करके अगर शांति मिलती है तो वो भी कर लीजिए। गॉट द पॉइंट? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कुछ कहना चाहते हैं, किसी चीज़ पे वीडियो चाहते हैं या वट एवर द केस में भी, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, बता दीजिएगा मुझे, और आपके प्रवीण सर आपके लिए वो चीज़ को लेकर हाजिर हो जाएंगे। गॉट द पॉइंट? मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।